नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार और आज हम पढ़ाने वाले हैं फिर से व्याकरण और व्याकरण का अगला पाठ जिसका नाम है सर्वनाम। हम जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं और कैसे हम इनको पहचान सकते हैं। प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, कैसे हम उनको हल करेंगे, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि सर्वनाम क्या है। तो छात्रों, सर्वनाम क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे बोलना हो कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आपस में भाई थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक दूसरे से प्रेम करते थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अयोध्या के रहने वाले थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बहुत वीर योद्धा थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे। अब मुझे हर सेंटेंस में बार बार इन चारों लोगों के नाम लेने पड़ रहे थे, लेकिन अगर मैं इनके स्थान पर अगर सर्वनाम का प्रयोग करूं तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा, ये स्टोरी अच्छी लगने लगेगी। मेरे को इस प्रकार से प्रयोग करना होगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आपस में भाई थे, वह एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, वे बहुत वीर थे और अपने पिता की आज्ञा का पालन किया करते थे। तो मैंने क्या, वह, उन्हें और उसे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया बार बार नाम लेने के स्थान पे। तो यही है, संज्ञा को बोलने के स्थान पे हम सर्वनाम को अगर बोल देते हैं तो वाक्य शुद्ध हो जाते हैं और हमारा अनुच्छेद जो भी हम लिख रहे हैं वो ज्यादा अच्छा लगने लगता है, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब आइए जानते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। ये तो आप समझ गए ना, सर्वनाम किसे कहते हैं, वह, वे, मैं, हम, उसे आदि, ये सब सर्वनाम है। ठीक है, अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार हैं सर्वनाम के। लेकिन जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 अलग अलग भेद होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। समझते हैं सबसे पहले कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। देखिए छात्रों, पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जब बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाला अपने लिए और जिसके विषय में बात की जा रही है उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी बोलने वाले के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूं, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या अन्य जिसके विषय में बात की जा रही है उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये बोलने, सुनने और अन्य के रूप में ही इस सर्वनाम के 3 भेद हैं। बोलने वाले का अलग भेद है, सुनने वाले का अलग भेद है और अन्य वाला अलग भेद है। कौन कौन से हैं वो? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? उत्तम पुरुष सर्वनाम वो है, इसको कहते हैं हम प्रथम पुरुष एक तरीके से, यानी कि बोलने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है हम उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं, हम, हमारे, ये सारे के सारे उत्तम पुरुष में आते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, हम इस देश के वासी हैं, हम सब मिलकर काम करते हैं, हम लोग भारत में रहते हैं। यानी कि मैं, हम लोग, हम सब, ये सारे के सारे जो सर्वनाम होते हैं ये उत्तम पुरुष के होते हैं और बोलने वाला ये अपने लिए प्रयोग करता है। दूसरे नंबर पर है मध्य पुरुष, यानी कि सेकंड पर्सन। ठीक है, इसे द्वितीय पुरुष भी कहा जाता है। मध्य पुरुष सुनने वाले के लिए होता है, यानी कि मैं बोल रहा हूं तो मेरे लिए बोलेंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, और अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आपके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा वो होगा मध्य पुरुष। ठीक है, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं ना, आप लोग, तुम, तू, तुम्हारा, तुम लोग, तुम सब, ये सारे के सारे मध्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो होता है मध्य पुरुष। जैसे कि तू, तुम, आप, तुम लोग, ये है मध्य पुरुष। उसके बाद तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष सर्वनाम बोलने वाला सुनने वाले से जब किसी अन्य के विषय में बात करता है, जिसके विषय में बात की जा रही है उसके लिए अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? वह, वे लोग, उसने, उन्हें आदि। जैसे मैं आपसे कहूं कि वह लड़का
बहुत होशियार है। यानी कि मैंने बोला, प्रथम पुरुष ने यानी उत्तम पुरुष ने बोला, और किससे? आपसे बोला यानी कि मध्य पुरुष से बोला, और किसके? अन्य पुरुष के लिए वह लड़का बहुत होशियार है। तो ये वह जो है ना, वह ये हो गया अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम ये कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गए उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बाद चलिए बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब हम निकट की या समीप की वस्तु के ओर इशारा करके कुछ कहते हैं। निकट की या समीप की वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा कर कर कुछ कहते हैं तो उसे कहते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये क्या है, मैंने कहा ना बिल्कुल निकट की वस्तु। जैसे ये क्या है, ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ये वाला जो है ना, जैसे ये क्या है। अब इसमें हम इस सर्वनाम की बात कर रहे हैं। ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। या फिर हो वह गुप्ता जी का घर है। वह, अब मैंने कहा किसी घर की ओर इशारा करके कि वह गुप्ता जी का घर है। ठीक है, तो ये भी हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा कि मैं इन शब्दों की बात कर रहा हूं। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैं इस क्या के विषय में बात कर रहा हूं। ये क्या है, वह गुप्ता जी का घर है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी हम निकट की या समीप की वस्तु की ओर इशारा कर कर जब कहते हैं ना, वो होता है निश्चयवाचक। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है ना कि यहां भी वह है और यहां भी वह है, तो अंतर क्या है कि इस वाले वह में हम बात कर रहे हैं किसी दूर के व्यक्ति की ओर इशारा करके। जब दो लोग आपस में बात करते हैं ना कि देखो वह लड़का बड़ा होशियार है, तो वो होता है अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, लेकिन अगर किसी निकट की वस्तु की ओर अगर हम इशारा करते हैं कि वह गुप्ता जी का घर है, इशारा करते हैं, जब उंगली से इशारा करते हैं या संकेत करते हैं, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक और उदाहरण ले लीजिए। जैसे कि ये आम का पेड़ है। ठीक है, मैं किसी पेड़ की ओर इशारा करके कहता हूं ये आम का पेड़ है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम। ये प्लास्टिक की कुर्सी है, मैंने कुर्सी की ओर इशारा किया और कहा कि ये प्लास्टिक की कुर्सी है, ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगले सर्वनाम की बात करेंगे। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है? जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में ये पता नहीं होता कि वह क्या है, तो हम उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि बाहर कोई खड़ा है। अब इसमें कोई जो शब्द है ना, कोई, हमें नहीं पता है कि कौन है, बाहर कोई खड़ा है, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक, हमें पता ही नहीं है कौन है। वहां कुछ रखा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है, कोई और कुछ। और ये भी ध्यान रखें कि कोई जब भी प्रयोग होगा तो वो किसी जीवित व्यक्ति के लिए होगा, कोई। ठीक है, और अगर कुछ शब्द का प्रयोग होगा तो वो किसी वस्तु के विषय में होगा, निर्जीव वस्तु के विषय में। ठीक है, तो कोई और कुछ ये होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। ओके, इसके बाद आता है अगला संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से जुड़ा हुआ होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी सर्वनाम का अपने अगले उपवाक्य के या अपने पिछले उपवाक्य के सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है, उसे कहते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण के माध्यम से बताता हूं, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखो, जिसकी और ये जिसकी और उसकी, ये दोनों सर्वनाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हो गया संबंधवाचक, क्योंकि इसका इससे संबंध है, इस वाले उपवाक्य का इस वाले उपवाक्य के सर्वनाम से संबंध है। अब इसमें इसी प्रकार के जो संबंधवाचक सर्वनाम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, जो करेगा वही भरेगा, जो वही, इसी प्रकार के इसमें सेंटेंस होते हैं और इसी प्रकार के इसमें सर्वनाम होते हैं। यानी कि एक तरीके से युगल होते हैं, ये जुड़े हुए एक दूसरे से। जैसे है ना, जैसा वैसा, जो वही, जिसकी उसकी, इसी प्रकार से ये पेयर में होते हैं सर्वनाम। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम संबंधवाचक। जब एक सर्वनाम अपने अगले उपवाक्य या अपने पिछले उपवाक्य के सर्वनाम से जुड़ा हुआ हो तो उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो कि बहुत ही सरल है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जब वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द होता है, प्रश्नवाचक शब्द जो किसी के विषय में कुछ प्रश्न करना चाहता हो, उसे कहते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि कौन, क्या, किसने। ठीक है, जैसे कि बाहर कौन खड़ा है, वाक्य हो
के बाहर कौन खड़ा है। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा जाए कि कौन, ये कौन सा सर्वनाम है, तो क्या कहेंगे हम इसका, ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगर हो कि कोई, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कोई के विषय में हमें ये तो पता चल रहा है कि कोई है, लेकिन हम उसे जानते नहीं है कि कौन है। लेकिन यहाँ पर क्या में और कौन में हमें ये भी नहीं पता है कि कोई है भी है या नहीं। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार के सर्वनाम प्रयोग होते हैं, कौन, क्या, किसने। जैसे कि सोने की चोरी किसने की, किसने, ये भी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो, जहां किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, पूछने का जहां पर आभास प्रतीत होगा, पूछने का, कि मैं किसी से कुछ पूछना चाहता हूं, पूछने का अगर आभास प्रतीत होगा तो हम उसको कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम भी बहुत सरल है। निजवाचक सर्वनाम में ऐसे सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है जब वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग खुद अपने लिए करता है ना, और जिसमें निजता का आभास होता है, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का आभास कराता हो, निजत्व का भाव दर्शाता हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं स्वयं, आप, खुद, अपने आप आदि। जैसे कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, स्वयं क्या हो गया, निजवाचक। हमें अपना कार्य अपने आप करना चाहिए, तो अपने आप निजवाचक सर्वनाम। हमें अपना कार्य खुद करना चाहिए, तो खुद क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो इसी प्रकार के इसमें शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे कि स्वयं, आप, खुद, अपने आप आदि। ठीक है, ये पूरा का पूरा सर्वनाम का टॉपिक था। तो मैंने आपको बताया कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसमें 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, और ये बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पूरा चैप्टर था। इस चैप्टर से संबंधित नोट्स आपको भेज रहा हूँ। नोट्स को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, याद करने की कोशिश करें, और जो मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा उस एक्सरसाइज को भी आपको करना होगा। एक्सरसाइज की उत्तरमाला अगले पाठ के समय, अगले लेक्चर के समय मैं आपको भेज दूंगा। अब तक हमने व्याकरण पढ़ा है, आगे मैं आपको साहित्य पढ़ाऊंगा, यानी कि वसंत पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।